एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट का केस। तो इंटरनेशनल लॉ का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस है ये, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस केस का बैकग्राउंड, इस केस की जजमेंट आज की वीडियो में हम सब अच्छी तरीके से देखेंगे, सिंपल वे में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि निकारागुआ ये प्लेस जो है आखिरकार कौन सी लोकेशन में है दुनिया में, ये कंट्री है कहाँ पर। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मैप को। तो आप मैप में देखिए कि निकारागुआ है कहाँ पर। आप ये देख रहे हो, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, पनामा से जस्ट ऊपर निकारागुआ कंट्री आपको मिलेगी। तो ये रीजन यहाँ पर आपको मिलेगा निकारागुआ का। तो यहाँ पर लोकेशन पता चल गई। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और निकारागुआ के बीच में ये डिस्प्यूट है, और किस चीज़ को लेकर है देखते हैं। ये डिस्प्यूट है कि अगर क्या यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या दूसरी कंट्री किसी एक कंट्री की सॉवरेनिटी में इंटरफेयर कर सकती है। तो इस केस का बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो इस केस में होता क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि इस केस में ये होता है कि निकारागुआ में जो सरकार थी वो है सैंडिनिस्टा। 1980s के टाइम पे सैंडिनिस्टा नाम की सरकार चलती थी, जिसका विरोध करता था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका नहीं चाहता था कि ये वाली सरकार जो है निकारागुआ में चले। इसके लिए वह एक रिबेलियन ग्रुप को सपोर्ट करता था जिसका नाम था कॉन्ट्रास। वो चाहता था कि वो रिबेलियन ग्रुप रिबेल करे निकारागुआ में और ये सरकार हट जाए, और कॉन्ट्रास को वो जो है यहाँ का इस पार्टी को सरकार बना दे। तो ये डिस्प्यूट था। यहाँ पर निकारागुआ ने एक्यूज किया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को कि आप हमारी सॉवरेनिटी को वॉयलेट कर रहे हो और आप हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये था यहाँ का बैकग्राउंड, ये पूरी स्टोरी थी। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो मेन इशू निकल कर आते हैं इस केस में मेन इशू ये निकल के आते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो कॉन्ट्रास को इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट पहुंचा रहा है, जिससे वो उसके विरोध में लड़ सके, निकारागुआ के विरोध में लड़ सके, इसलिए कॉन्ट्रास को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा है, निकारागुआ के जो भी हार्बर्स हैं उनमें माइन बिछा रहा है, जिसकी वजह से उसको खतरा हो, माइन्स बिछा रहा है, हार्म कर रहा है। तीसरा ये है कि उसकी सॉवरेनिटी को वॉयलेट कर रहा है क्योंकि इंटरफेयर कर रहा है उसकी सॉवरेनिटी में। तो ये 3 एलिगेशन थे जो निकारागुआ ने चलाई। अब ये जो केस है वो जाता है आईसीजे में, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस जाता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या डिसीजन देती है, 1986 की ये रूलिंग है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहती है, ये कहती है कि जो यूनाइटेड स्टेट है, हाँ आप इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट तो कर रहे हो। तो यहाँ पर आईसीजे भी यही मानती है कि यूनाइटेड स्टेट जो है इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट कर रहा है। दूसरा ये आता है कि यूनाइटेड स्टेट को निकारागुआ को कंपेंसेशन देना पड़ेगा क्योंकि आपने इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट किया है और आपने उनकी सॉवरेनिटी में इंटरफेयर किया है। तीसरी चीज आती है कि निकारागुआ की सॉवरेनिटी इन्फ्रिंज हुई है इंटरफेरेंस की वजह से, यूनाइटेड स्टेट के इंटरफेरेंस की वजह से सॉवरेनिटी तो हुई है इन्फ्रिंज, तो आप कंपनसेशन दोगे। लेकिन इसमें आउटकम क्या आता है, क्या कंपनसेशन दे देगा यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर आउटकम यह आता है कि यूनाइटेड स्टेट मानता ही नहीं है आईसीजे के इस फैसले को, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता और कंपनसेशन नहीं देता है। इसके बावजूद भी ये जो केस है वो सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पर हमें समझ में आया कि जो स्मॉलर नेशन है, इवन स्मॉलर नेशन के जो राइट्स हैं उनको भी आईसीजे प्रोटेक्ट करता है। हालांकि वो बात अलग है कि एक पावरफुल नेशन आईसीजे की बात मान रहा है या नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने 1986 के टाइम पर वो चीज़ नहीं मानी। तो ये ऐसा कई बार होता है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो नहीं करती हैं रूल्स को फॉलो। निकारागुआ एक स्मॉल कंट्री होने के बावजूद भी उसके राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये एक सिग्निफिकेंट जो जजमेंट है ये इस केस में आई थी। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा।